नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 16 नवंबर 2025 और आज का डिटेल न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये आज के वीडियो में हम लोग कई सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे प्रमुख टॉपिक जो होगा वो एक चुनाव से संबंधित भी होगा। आपको पता ही है बिहार इलेक्शन हुआ है। कल एक छोटा सा मैंने इंट्रो दिया था बिहार इलेक्शन के बारे में। आज दूसरे टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा वो 70 बीपीएससी मेंस में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, तो और आगे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार का चुनाव का हॉट इशू था। ये सबसे ज़्यादा प्रमुख जो उठाया गया प्रमुखता से, वो इसी मुद्दे को उठाया गया। तो वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आप कुछ सीख करके जाएं। शुरू करते हैं। देखिए पहला टॉपिक क्या है आज का। पहला टॉपिक आज का कल से ही है। कल मैंने बताया भी था कि एआई गाइडलाइंस मुझे पढ़ाना है आपको, तो वो आज सबसे पहले हम लोग करेंगे। उसके बाद से चुनाव से संबंधित टॉपिक पर चलेंगे। पहला है कि भारत का एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क जारी किया गया है। सुरक्षित, जिम्मेदार और समावेशी एआई के लिए भारत सरकार ने एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस जिसको कहा जाता है उसको जारी किया है। यहाँ से सवाल कहाँ पर पूछा जाएगा, तो पीटी एग्जामिनेशन में आपसे इसके प्रावधानों के बारे में पूछ सकता है। मेंस एग्जामिनेशन में लॉन्ग फॉर्मेट के आंसर में ही GS1 GS2 पेपर में पूछ सकता है। यूपीएससी जो पेपर होता है यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, उसमें साइंस एंड टेक में यह सवाल पूछा जा सकता है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, प्रयास कीजिएगा, इसको समझें है क्या दरअसल में ये इशू। अगर मैं आपको पहले समझाऊं तो इशू ये है कि अगर जैसे ही भारत में IT उद्योग पनपने शुरू हुए थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय भारत सरकार को IT से जुड़े हुए गाइडलाइंस इत्यादि जारी करने पड़े थे। फिर बाद में भारत सरकार ने IT एक्ट भी 2000 बनाया था, जो आज तक का भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में जुड़ा हुआ सबसे प्रमुख एक्ट माना जाता है। IT एक्ट 2000 जिसको कहा जाता है। अब चूँकि AI का दौर है, AI बिल्कुल ही अलग चीज़ है। हर चीज़ में इसका प्रवेश हो रहा है, गवर्नेंस से लेकर के इकोनॉमी में भी, समाज में भी, हर दृष्टिकोण में आपको दिखता होगा AI कहीं ना कहीं। तब AI को लेकर के भारत सरकार को एक गाइडलाइन फ्रेमवर्क जारी करना पड़ा कि किस प्रकार से AI का उपयोग किया जाए, किस प्रकार से काम करे। लेकिन फ्रेमवर्क जारी करते समय ये भी ध्यान रखा गया कि कहीं ज़्यादा रेगुलेट ना हो जाए। ज़्यादा करे प्रतिबंध लगाने से AI का डेवलपमेंट जो है भारत में वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, और अगर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो इसके दुरुपयोग की भी पूरी संभावना होगी। तो इस टॉपिक को इस हिसाब से तैयार कीजिएगा ताकि आप 4 पेज का आंसर राइटिंग कर पाएँ। अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता इसका। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सबसे पहले तो मंत्रालय के बारे में ही पूछा जाएगा आपसे। हाल ही में इंडिया AI मिशन के तहत भारत AI गवर्नेंस दिशा निर्देश को जारी किया गया है। किसके द्वारा? तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इंडिया AI मिशन के तहत में AI गवर्नेंस को जारी किया गया है। AI गवर्नेंस गाइडलाइंस जिसको दिशा निर्देश कहा जाता है, उसको जारी किया गया है। AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या है? तो भारत के द्वारा AI गवर्नेंस दिशा निर्देशों का औपचारिक अनावरण भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने किया था। इस टॉपिक का मैंने 2-3 दिन पहले, जिस दिन जारी हुआ था, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। आज मैं आपको 4 पेज के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लॉन्ग फॉर्मेट के जो बीपीएससी मेंस का आंसर आता है उसके हिसाब से तैयार करें। अगर वो आपका तैयार हो जाएगा तो यूपीएससी मेंस में तो 150-200 शब्दों में ही रहते हैं लिखने के लिए, तो उस हिसाब से तो आपका तैयार हो ही जाता है। यह लॉन्च आगामी इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले किया गया है। अगले साल इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजित होगा, जो भारत में AI को लेकर के सबसे बड़ा सम्मेलन माना जा रहा है और वही आयोजित किया जाएगा। उससे पहले भारत सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था कि वो AI गाइडलाइंस को जारी करे कि आपके देश में AI को आप किस प्रकार से आगे ले जाना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि भारत का जो AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क है वो मानव केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। भारत का हमेशा साइंस एंड टेक में जो भी दृष्टिकोण होता है वो जनरली जो होता है एडवेंचर और इन सब से ज़्यादा हमारे देश के मानवों के जीवन के लिए किस प्रकार से ये चीज़ ज़रूरी होगा उस पर से केंद्रित होता है। जैसे अगर आप इसरो का ही एग्जांपल लेंगे, मैंने कई बार बच्चों को समझाया भी है। इसरो के जो प्रारंभिक मिशन थे 2008 तक का आप मान सकते हैं, वो 100% भारत के लोगों का विकास किस प्रकार से किया जाए उस पर केंद्रित था। उसके बाद हमने चंद्रयान या फिर मंगलयान इत्यादि के बारे में सोचना शुरू किया, क्योंकि डायरेक्टली लोगों के जीवन पर इसका प्रभाव नहीं होता है, बल्कि साइंटिफिक टेम्परामेंट और रिसर्च डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ आवश्यक होता है।
इसकी तरफ हमने बाद में बढ़ना शुरू किया। उसी प्रकार से जो एआई है, एआई को पहले हम ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ में आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि लोगों के जीवन में हम इसको किस प्रकार से समावेशी बना सकें। देखिए क्या है, इसका मुख्य लक्ष्य किसी को नुकसान पहुंचाए बिना है। इसका लक्ष्य यही रखा गया है कि एआई का उपयोग बिना भारत में या किसी को भी नुकसान पहुंचाए बिना ही होना चाहिए और इंक्लूसिव भी होना चाहिए। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि एआई तकनीक का प्रयोग समाज के उत्थान के लिए हो, न कि किसी वर्ग या व्यक्ति के लिए जोखिम का कारण बने। ये इसमें सबसे प्रमुख लाइन है। इसको आप आंसर राइटिंग में ज़रूर यूज कीजिएगा कि ह्यूमन सेंट्रिक है और इसका थीम ही रखा गया है किसी को भी नुकसान न पहुंचाएं। इस प्रकार के एआई डेवलपमेंट जहां पर भी किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, आर्थिक नुकसान नहीं होना चाहिए, सामाजिक नुकसान नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। अभी अभी चुनाव हुआ है, एआई का किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा सकता था, आप उसका अंदाज़ा लगाइएगा। आर्थिक नुकसान तो होता ही है, जैसे पायरेसी, डीप फेक इत्यादि जो हैं ये नुकसान करते हैं। एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क के 4 प्रमुख घटक बनाए गए हैं भारत सरकार द्वारा। ये चारों आपको रटा हुआ होना चाहिए क्योंकि आंसर राइटिंग में इसका उपयोग करेंगे आप, या निबंध लेखन में आप इसका उपयोग करेंगे, वहाँ पर पूछा जाएगा ऐसे राइटिंग में, तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। नैतिक और जिम्मेदार एआई के 7 मार्गदर्शक सिद्धांत, एआई गवर्नेंस के 6 स्तंभों पर सिफारिशें, लघु मध्यम दीर्घकालिक कार्य योजना, उद्योग डेवलपर्स एवं नियामकों के लिए व्यवहारिक दिशा निर्देश ताकि एआई का पारदर्शिता व जवाबदेह उपयोग सुनिश्चित हो सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो इसमें। अपने देश में रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी चीज़ें बहुत बड़ी बात हो जाती है। इतने सारे आतंकवादी हमले होते हैं, इतना सारा कुछ होता है, लेकिन कोई जवाबदेह नहीं होता इन चीज़ों का, है ना। एआई गवर्नेंस के 6 स्तंभ जरा देख लीजिए, भारत सरकार ने जो बताया है। पहला है सक्षमता, इसको जरूर याद रखिएगा। दूसरा है रेगुलेशन, जोखिम शमन और नीति निर्माण ढांचे का निर्माण, एआई रिस्क फ्रेमवर्क और लायबिलिटी मैकेनिज्म को तैयार करना। रेगुलेशन का स्तर बस यही किया जा रहा है, कोई एक्ट बना करके इसको रोका नहीं जा रहा है। तीसरा जो है वो है पर्यवेक्षण, ओवरसाइट भी करना है। और इन्हीं 3 के तहत 2-2 जो पॉइंट बनाए गए हैं, उसी के तहत 6 मुख्य स्तंभ बनाए गए हैं एआई के। जवाबदेही, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, निगरानी संस्थाओं की स्थापना करना, जोखिम शमन नीति निर्माण ढांचे का निर्माण करना, रिस्क फ्रेमवर्क भी तैयार करना, और उसके अलावा एआई अवसंरचना और क्षमता विनिर्माण। अवसंरचना का तात्पर्य क्या होता है कि एआई डेवलपमेंट के लिए जो भी हार्डवेयर या जो भी चीज़ चाहिए उसको उपलब्ध करवाना। अनुसंधान, नवाचार, प्रतिभा विकास को भी बढ़ावा देना। एकेडमिक स्तर पर जैसे भारत सरकार ने जो बोला है कि हम क्लास 3 से एआई के बारे में बच्चों को बताना शुरू करेंगे, वो किस में आएगा भाई? अनुसंधान, नवाचार और प्रतिभा विकास, यानी कि जो टैलेंट है उसको डेवलप करना है। उसके लिए हम एकेडमिक जो होता है, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, यहाँ पर के सिलेबस में हमें एआई को शामिल करना पड़ेगा। इन 6 पॉइंट्स को याद रखिएगा। 3 हेडिंग है, 2-2 उसके अंदर में सब हेडिंग बनाए गए हैं। कार्य योजना की समय सीमा, लघु अवधि, भारत सरकार विशिष्ट जोखिम ढांचा तैयार करना और देयता व्यवस्था को विकसित करना। मध्यम अवधि में क्या रखा है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े स्तर पर जो लॉन्ग टर्म में, देखिए किसी भी देश का जो लक्ष्य होता है उसको 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। पहला है शॉर्ट टर्म में हमें क्या करना है हाल फिलहाल के वर्षों में। उसके बाद से है कि मध्यम अवधि में, उससे आगे जाकर के हमें क्या करना है। फिर दीर्घकाल में हमें क्या करना है। ये 3 फ्रेमवर्क यहाँ पर बनाए गए हैं, समय सीमाएँ बनाई गई हैं। मध्यम अवधि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है भाई? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूपीआई एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण है, जहां पर लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए भारत सरकार ने यूपीआई जैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया हुआ है कि आप आसानी से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसको क्या कहा जाता है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो उसी प्रकार से एआई के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका क्या उपयोग हो सकता है, कहाँ पर कर सकते हैं, इसको हमें तैयार करना है मध्यम अवधि में। लॉन्ग टर्म में उभरते जोखिम तकनीकी परिवर्तन के आधार पर एआई कानून का मसौदा तैयार करना। लंबी अवधि में भारत सरकार जिस प्रकार से आईटी एक्ट 2000 बनाया गया था, उसी प्रकार से एआई एक्ट भी बनाया जाएगा। लंबे टर्म में भी भारत सरकार ऑब्जर्व कर रही है कि किस प्रकार से एक्ट बनाना चाहिए। जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया था, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ाया था, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो मैंने पढ़ाया था, उसके बारे में भी यही चीज़ है कि भारत सरकार ने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बनाया। उसी प्रकार सब एआई है, एआई से जुड़े हुए एक्ट भी अभी देश में नहीं है। अभी तो आईटी रूल और डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही इस पर काम किया जाता है, लेकिन आने वाले समय में माना जा रहा है कि इसको बनाया जाएगा। संस्थागत ढांचा,
अब इंस्टीट्यूशन भी तो होने चाहिए भाई, तभी तो एआई सही से काम करेगा। उच्च स्तरीय निकाय एआई गवर्नेंस समूह बनाया जाएगा। मंत्रालय जो है गृह मंत्रालय के साथ मिलकर के काम कर सकती है। आरबीआई, सेबी, ट्राई, सीसीआई ये जो भी हैं इनको भी एआई के विकास में समाहित करना। और सलाहकार निकाय के तौर पर नीति आयोग या प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय जो है वो भी काम करेगा कि किस प्रकार से डेवलप किया जाए, तो ये भी याद रख सकते हैं। उद्योग व नियामकों के लिए क्या दिशा निर्देश दिया गया है, तो एआई से जुड़ी शिकायत जोखिम की रिपोर्टिंग के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना हर उद्योग धंधे को करना चाहिए कि आपके यहाँ पर अगर एआई का मिसयूज हो रहा है तो उसके बारे में कोई रिपोर्ट कर सके। एआई गवर्नेंस ढांचा लोचशील और गतिशील होना चाहिए ताकि इसे समय समय पर हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर संशोधित भी किया जा सके। ओके, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है इनोवेशन। तो इनोवेशन के लिए हैकाथॉन वगैरह आयोजित किया जाता है। तो बस यही था आपका एआई गाइडलाइंस, जिसमें 6 मुख्य पॉइंट मैंने आपको बताया। क्या सरकार करना चाहती ये बताया मैंने आपको, क्या कर रही है उसके सारे पॉइंट्स बताए हैं कि किस किस प्रकार से विकास किया जा रहा है देश में। ये 3 हेडिंग बताए, 6 उसके अंदर सब हेडिंग मिला करके टोटल बताए हैं मैंने आपको। उसके बाद से किस प्रकार से सरकार लॉन्ग टर्म में क्या सोच रही है, संस्थागत ढांचा एआई के लिए कौन कौन से हो सकते हैं, ये हर चीज़ मैंने आपको समझाया है। तो सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो ये है कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या है, इसके बारे में बताएं। तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, फिर इसके 4 मुख्य घटक के बारे में बताएंगे, फिर 6 जो यहाँ पर स्तंभ मैंने बताया है उसके बारे में बताएंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। ये हो गया आपका एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए। अगर लिख नहीं पा रहे हैं तो इस राम कथा सुनने का कोई फलाफल नहीं मिलने वाला है आपको। आप जाकर के कुछ और कर लीजिए जीवन में प्रोडक्टिव काम, क्योंकि अगर आंसर राइटिंग नहीं करेंगे इस चीज़ पर, लिखेंगे नहीं इसको, तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, कल आप सारा भूल जाएंगे। नेक्स्ट एक छोटा सा पीटी का टॉपिक है, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे जो चुनाव से संबंधित है। झारखंड का सारंडा वन, ये झारखंड में जमशेदपुर के पास में आई थिंक, हाँ क्यों है चर्चा में, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को सारंडा वन क्षेत्र के 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आप कृपया इस वन क्षेत्र को किस में घोषित कीजिए, तो वन्य जीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर इसको घोषित कीजिए। ऐसा सरकार को न्यायालय ने आदेश दिया है, क्योंकि यहाँ पर वन्य जीव निवास करते हैं और अगर उन्हें वन्य जीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित नहीं किया गया तो जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाएगी, लोगों की आवाजाही पर सीमित नहीं कर पाएंगे, हम लोग उसको रोक नहीं पाएंगे। न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के अंदर उनकी सीमाओं से 1 किलोमीटर के बफर क्षेत्र के भीतर खनन निषिद्ध है। बफर क्षेत्र से 1 किलोमीटर तक के एरिया में कोई भी खनन नहीं किया जा सकता है जिससे पर्यावरण को और यहाँ की जैव विविधता को नुकसान ना हो, वन्य जीवों को नुकसान ना हो। न्यायालय ने वर्ष 1968 के तात्कालिक एकीकृत बिहार राज्य अधिसूचना को बरकरार रखा, जिसमें सरांडा वन को सरांडा खेल अभयारण्य घोषित किया गया था, जो बाद में राज्य विभाजन के बाद झारखंड के अधिकार क्षेत्र में आ गया था, उसको भी न्यायालय ने बरकरार रखा है। एशिया का क्या है, इस वन के बारे में जरा देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा साल का जंगल है, एशिया का सबसे बड़ा साल का जंगल है। कोई जमशेदपुर के आसपास रहते हैं तो आप बता सकते हैं, जो झारखंड के जमशेदपुर के पास में स्थित है। सरंडा नामक स्थान है, जंगल का नाम भी है। इसका अर्थ क्या होता है, तो 700 पहाड़ियों की भूमि इसको कहा जाता है। वहाँ के लोकल लैंग्वेज में इसको सारंडा कहा गया और वही इसका फेमस हो गया। 700 पहाड़ियों की भूमि कहा जाता है, जो लगभग 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, मतलब अच्छा खासा इसका एरिया भी है। ऐतिहासिक रूप से सरायकेला के शाही परिवार के निजी शिकारगाह के रूप में कार्य करता था, यहाँ पर शिकार करते थे वो लोग। सारंडा वन प्रभाग में भारत के लौह अयस्क का भंडार का 26% हिस्सा मौजूद है। 26% हिस्सा लौह अयस्क का यहाँ पर मौजूद है, जो इसे पारिस्थितिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता है और इसी कारण से यह वल्नरेबल हो गया है, क्योंकि अगर यहाँ पर खनन कार्य शुरू किया गया तो यह ख़त्म हो जाएगा, यह ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम जो विकासशील देश होते हैं वो पर्यावरण के ऊपर में इकोनॉमी को प्रायोरिटी देते हैं। यह हर दुनिया में हर जगह होता है। विकासशील देश जो हैं सामान्य तौर पर पर्यावरण के ऊपर में इकोनॉमी को प्रायोरिटी देते हैं। तो 26% लौह अयस्क का भंडार जहाँ पर है, अगर वहाँ पर खनन को बैन कर दिया जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो दोनों पहलुओं को हमें देखना पड़ेगा। वनस्पति मुख्य रूप से साल के लिए फेमस है,
जो वर्ष के सबसे प्राचीन और सतत साल वनों में से एक है। भारत में ही सबसे ज़्यादा और एशिया का भी। अन्य प्रमुख प्रजातियों में महुआ और कुसुम भी शामिल हैं। जीव जंतु भी यहाँ पर कई सारे रहते हैं। जनजातियाँ हो, मुंडा, उरांव इत्यादि जनजाति जो झारखंड के प्रसिद्ध जनजाति हैं वो भी यहाँ पर निवास करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राजनीति का अपराधीकरण। कल मैंने चुनाव के बारे में कुछ बताया तो कुछ बच्चे नाराज़ हो जाते हैं। बच्चों का इतना ज़्यादा और सोसाइटी का इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया गया है कि वो पढ़ने लिखने में भी इन सब चीज़ों को ले आते हैं। मेरा काम है पढ़ाना। कल मैंने आपको चुनाव का एक पहलू बताया कि बिहार की महिलाओं को 10,000 ही बोलना बंद कीजिए। चुनाव के में एक पार्टी हारती है, दूसरी जीतती है। जनता को गाली देना कहीं भी सही नहीं होता है। तो बच्चे बोलने लगे क्या चुनाव आयोग की कोई गड़बड़ी नहीं है। चुनाव आयोग का कल मैं आपको पढ़ाऊंगा। सोमवार को वो मेरा टॉपिक है। आपके लिए वो राजनीतिक मुद्दा होगा, मेरे लिए एक टॉपिक है जो मुझे आपको पढ़ाना है, क्योंकि 68 बीपीएससी में 67 बीपीएससी में ऑलरेडी बीपीएससी सवाल पूछ चुकी है। तो आपके लिए वो चुनावी मुद्दा होगा। आपके नेताजी हार गए हैं इसलिए मुद्दा होगा। मेरे लिए वो टॉपिक है। टॉपिक ये है कि जो बीपीएससी ने सवाल पूछा था संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, ये सवाल है बीपीएससी का लॉन्ग फॉर्मेट का 38 नंबर का सवाल है। जाकर के देखिएगा 67 बीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन GS 1 पेपर में ही शायद पूछा गया था। GS 1 में, हाँ GS 1 में ही शायद पूछा गया है या GS 2 में, देखिएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इशू है और अपने दिमाग मन मस्तिष्क को व्हाइट पेज की तरह में रखिए। अगर पॉलिटिक्स से खुद को अटैच कर रहे हैं तो उसी में जाइए फिर, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा। अगर आप सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं और अगर आप पॉलिटिसाइड माइंड से एग्ज़ाम दे रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, इंटरव्यू में बोल रहे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने देगी, कोई भी सरकार नहीं होने देगी, भले आप उसके ही पक्ष में क्यों ना बोले। आप नौकरी में घुस जाइए, उसके बाद जो पॉलिटिक्स आपको करना हो करिएगा, लेकिन तैयारी के दौरान अपने मन मस्तिष्क को कृपया निष्पक्ष रखें। हर किसी की जो भी काम है उसको अपने आधार पर, अपने मन मस्तिष्क के आधार पर नापें, ना कि इसलिए कि किसी पार्टी से आप खुद को अटैच कर लें और उसकी सारी गलतियों को भूल जाएं, उसकी सारी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ दिखे। कोई भी पार्टी हो, अगर इस तरह का आप कर रहे हैं तो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, मत कीजिएगा। मुझे नहीं मतलब कौन जीता है कौन हारा है, वृत्ति भर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं मतलब कि कौन क्या है क्या नहीं है, कौन सी पार्टी जीती है। मुझे बस इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि मुझे क्या पढ़ाना है और वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। राजनीतिक अपराधीकरण एक बहुत ही बड़ा इशू है, जहाँ पर ये व्यक्ति जो है, जो अभियुक्त था, अभियुक्त क्या, इसको सज़ा सुनाया गया था जेल के द्वारा और मर्डर किया गया था इसके द्वारा। मैसेकर में इसका नाम आता है, जहाँ पर 7-8 लोगों को मार दिया गया था। एक महिला से जुड़े हुए अपराध में भी इस व्यक्ति का नाम आता है। और बिहार का उप मुख्यमंत्री था, जिसने अपना जन्म का सर्टिफिकेट जो है वो भी फर्जी बनाया था, जैसा आरोप लगाया गया था। आरोप क्या था, सब जगह डॉक्यूमेंट विद्यमान है, आप देख सकते हो उसको जाकर के। नाम बदल लिया जिस आदमी ने अपराध से बचने के लिए, ये भी सच है। और इन्होंने आरोप लगाया था, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए जो वास्तविकता मुद्दे हैं बिहार के, तो वो भी हार गए। क्यों हारे भाई? क्योंकि इनका जनाधार नहीं था। जनाधार नहीं था, सोशल मीडिया से चुनाव नहीं जीता जाता है। अब इसके कारण अगर आप बिहार की जनता को गाली दे रहे हैं तो आप निरा मूर्खता के काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक गुरुजी का वीडियो देखा जिसमें वो बोल रहे हैं कि इसरो और नासा के साइंटिस्ट भी बिहार में चुनाव हार जाएंगे। बिल्कुल हारेंगे। इसरो और नासा के साइंटिस्ट केरल में भी चुनाव हार सकते हैं। इसरो और नासा के साइंटिस्ट महाराष्ट्र में भी चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ के लोकल लोगों के जनप्रतिनिधि नहीं है। चुनाव में अगर एजुकेशन वाकई मायने रखता लीडरशिप के लिए, तो सरकार और संविधान बनाने वाले दादा अंबेडकर साहब, नेहरू जी और इत्यादि लोग जो हैं वो संविधान में लिख करके दे देते हैं कि फलाना डिग्री होना चाहिए, तभी जाके आप नेता बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। लेकिन उन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि जनप्रतिनिधि बनने के लिए लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए, न कि डिग्री होना चाहिए। पढ़ा लिखा डिग्री वाला आदमी IAS बन सकता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होगी। तो यही लोकतंत्र का आधार होता है। तो अगर कोई इस तरह की फर्जी बातें यूट्यूब पर करता है कि इसरो के और नासा के साइंटिस्ट हार जाएंगे चुनाव, तो इसलिए हार जाएंगे क्योंकि वह यहाँ के लोगों का आवाज़ नहीं है, वो यहाँ के लोगों के जनप्रतिनिधि का काम नहीं करते हैं। तो उनको आपको जवाब भी देना आना चाहिए। एक तरफ से सुनते हैं और उसको दिमाग में बिठा लेते हैं, हाँ ये आदमी सच बोल रहा है। नहीं बोल रहा है वो आदमी सच। आपको ये समझना चाहिए कि जो जनता के लोकल लोगों का इशू होगा, जो लोकल लोगों का नेता होगा, वही नेता बनेगा। भले आप अमेरिका से आप उठा करके ले आई डोनाल्ड ट्रंप को और बिहार के छपरा में चुनाव लड़वा दीजिए, हार जाएगा वो। फिर आप बिहार की जनता को गाली देंगे, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं चुना तुमने। क्यों चुनेगी? क्योंकि वो उसका नेता नहीं है। तो ज़रा सा सोच समझ करके देखा कीजिए कि क्या कोई आपके सामने बोल रहा है और क्या बोल रहा है, क्या उसका मायने हैं। थोड़ा सा तो समझिए। मुझे भी पता है केसी सिन्हा चुनाव हार गए, अनंत सिंह जीत गया है, लेकिन उनके क्षेत्र में जाकर के देखिए केसी सिन्हा है
वो चुनाव से 20 दिन पहले आते हैं, बोलते हम आपके नेता बनेंगे। कैसे कोई बना देगा भाई? आप कहाँ थे? 20 साल से आप थे नहीं, अचानक से आप आ जाते, बोलते हमें नेता चुन लो। नहीं चुनेंगे लोग आपको। आप मेहनत कीजिए ग्राउंड पर, अगली बार आपको बना दिया जाएगा। तो जनता को गाली देना बंद कीजिए कि बिहार के लोग मूर्ख हैं कि गलत लोगों को चुनते हैं। उनके पास जो ऑप्शंस है उसमें से वो सही को चुनते हैं। ठीक है, तो समझिएगा इस चीज़ को, इस माइंडसेट से बचिएगा और ख़ुद को पॉलिटिसाइज मत कीजिए अगर आपको वास्तविकता में एग्ज़ाम पास करना है तो। बाकी तैयारी तो बहुत सारे बंधु करते हैं भाई। राजनीतिक अपराधीकरण क्या होता है? देखिए, दो टर्मिनोलॉजी है। बीपीएससी ने मेंस में जो पिछली बार सवाल पूछा, राजनीतिक अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण, ये दो टर्मिनोलॉजी होता है अलग अलग। राजनीति में जब अपराधी प्रवेश कर जाएं तो उसको राजनीति का अपराधी कहा जाता है, और अपराधियों को जब राजनीति में प्रवेश करवाया जाए तो उसको अपराधियों का राजनीतिकरण कहा जाता है। दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। आज हम लोग राजनीतिक अपराधीकरण पढ़ रहे हैं। यूपीएससी पेपर 4 इथिक्स पेपर में पूछा जाता है यह, और बीपीएससी GS1 GS2 कहीं पर भी पूछा जा सकता है। पिछली बार भी GS1 में पेपर में पूछा गया है राजनीतिक अपराधीकरण, शॉर्ट आंसर में पूछा गया है, लॉन्ग में नहीं पूछा गया अभी तक। इस बार पूछ सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चित इशू है। बिहार के सभी पार्टियों के डेटा वगैरह को भी हम लोग देखेंगे। राजनीति में अपराधीकरण या अपराधी पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को प्रवेश और उनका टिकट प्राप्त करना लोकतंत्र की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। बिल्कुल करता है, निसंदेह करता है, यह सत्य है। भले ही कोई भी पार्टी जीती हो, कोई भी हारी हो, ये सच है। अगर रेप अभियुक्त को या रेप के आरोपी को रेप पर कानून बनाने का काम दे दिया जाए तो ये तो ऐसे ही है जैसे बिल्ली को दूध की रखवाली का काम आपने दे दिया। जरूर वहां पर वो निष्पक्ष तो नहीं रह पाएगा, है ना। तो इसलिए जरूरी है। और लोकतंत्र में जनता जैसी होती है वैसे ही उनको लीडर मिलते हैं। बस यहीं पर आपका सारा डिबेट खत्म हो जाता है कि नासा के साइंटिस्ट हार रहे हैं कि इसरो के साइंटिस्ट हार रहे हैं। लोगों का जिसमें विश्वास होगा उसी को जिताएंगे। लोग अगर आप में विश्वास नहीं है, लोगों तक अगर आपके मांग, आपकी मैनिफेस्टो में जो लिखा हुआ है वो, या आप जो उनके लिए आवाज़ उठाने का मुद्दा बना रहे हैं वो अगर उन तक नहीं पहुंच पा रहा है तो आपको वोट नहीं देंगे। यहीं पर ख़त्म हो जाता है यह, है ना। तो इसमें उनका भी कोई गलत नहीं है। हर आदमी को अपनी ही मानसिकता, अपने स्तर से नापना गलत होता है। लोकतंत्र है ये। कोई आदमी जो है वो सड़क पर झाड़ू लगाने का काम कर रहा है और कोई आदमी जो है किसी बड़े बैंक का CEO है। दोनों का अपने हिसाब से अपना नेता चुनने का अधिकार है। अगर आप दोनों को फोर्सफुली बोलोगे कि आप एक पढ़े लिखे प्रोफेसर को ही चुनो तो नहीं होगा ऐसा। हो सकता है CEO प्रोफेसर साहब को चुने और जो झाड़ू लगा रहा है वो अपने यूनियन के लीडर को चुने, क्योंकि उसकी आवाज़ वो उठा रहा है। समझिएगा इस चीज़ को और थोड़ा सा बचिएगा हवाबाजी से। जो हवाबाजी होती है यूट्यूब पर, उनसे भी थोड़ा सा बचिएगा। यह उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों को दर्शाता है, जैसे हत्या, बलात्कार, धोखाधड़ी इत्यादि। बिहार 2025 चुनाव का संदर्भ में यह है कि 2025 चरणबद्ध मतदान हो गया है। पहला और दूसरा फेज हुआ, जिसके बाद से ADR की रिपोर्ट से पता चलता है कि कई सारे मामले ऐसे हैं, गंभीर आपराधिक व्यक्ति वाले, जो गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति जो हैं वो चुने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे पार्टी वाइज भी देखेंगे, इसके कारणों को भी देखेंगे और इसके समाधानों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आंकड़े देख लीजिए। आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार 838 यानी कि 32%, टोटल 2600 उम्मीदवार इस बार थे, जिसमें से 838 करीब 32%। हर तीसरा उम्मीदवार पर आपराधिक केस था। लेकिन आपराधिक केस हो जाने से कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं हो जाता और आपराधिक केस नहीं होने से भी कोई आदमी अच्छा नहीं हो जाता। राजनीति में जब तक 2-4 केस नहीं होते हैं तब तक तो राजनीतिक कैरियर शुरू ही नहीं होता है। गंभीर अपराधी का ये बड़ा ही सीरियस होता है। माने 695 27% ऐसे लोग हैं जिन पर हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। ये है कंसर्निंग चीज़, इसको ज़रूर याद रखिएगा। 695 लोग ऐसे हैं। 2020 चुनाव की तुलना में 2020 में 32% आपराधिक मामलों से 25% गंभीर थे। उससे मामूली परसेंटेज में वृद्धि देखा जा रहा है। उससे मामूली यहाँ पर 27% है, यानी कि 2020 की तुलना में 2025 में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है। फेजवार अगर देखें तो फेज 1 में 1303 में से 423 32%, आपराधिक मामलों में 354 27% पर गंभीर अपराध का मामला था, और फेज 2 में लगभग में 26% पर गंभीर मामला दर्ज था। तो ये हो गए वो आंकड़े जो आपको उपयोग कर रहे हैं कहाँ पर, निबंध में, आंसर राइटिंग में, GS1 GS2 जहाँ पर भी आपसे पूछे आप उपयोग कर सकते हैं।
अब हम लोग देखेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। कारण आपको पता भी होगा, लेकिन उसको ज़रा ढंग से प्रयास करके समझेंगे कि कारण क्या है, और वो कारण आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा कि राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण का कारण क्या है, और उसके समाधानों के बारे में लिखिए और वर्तमान स्थिति के बारे में लिखिए। तो लोकसभा में भी बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारे 32-36% ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज है। बिहार विधानसभा का भी हाल बताया, और यह उत्तर से लेकर दक्षिण तक चले जाइए। अपने राज्य को हमेशा नीचा ही क्यों दिखाना। आप केरल भी जाइए, आप तमिलनाडु भी जाइए, आप महाराष्ट्र भी जाइए, सभी जगहों पर देख लीजिए, कर्नाटक जाइए, पढ़े लिखे प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट वाले राज्यों में, वहाँ पर भी कदाचित यही 30-32% आपको दिखेगा। कोई इसमें आपको बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं दिखेगा। तो ये जो हीन भावना है अपने राज्य को लेकर के, उसको थोड़ा सा दूर करना चाहिए कि यहाँ के लोग जातिवादी हैं, यहाँ के लोग अपराधियों को चुनते हैं, ऐसा गलत होता है। राजनेता और अपराधियों के मध्य समन्वय, पहला कारण तो यही होता है। क्यों समन्वय करते हैं? क्योंकि उनका जनाधार होता है, कई बार धन और बाहुबल होता है उनके पास में। भारत में कई राजनेताओं ने आपराधिक आधारों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए हैं, जो अक्सर चुनाव जीतने के लिए अपने धन और बाहुबल का उपयोग करते हैं। जैसे अनंत सिंह जो है बिहार में, वो चुनाव जीते हैं और केसी सिन्हा हार गए हैं। अनंत सिंह का जनाधार वहाँ पर काफ़ी विस्तारित है। आप उनके इलाकों में जाइए, हैं तो गुंडा ही। अब बाहुबली बाहुबली बोल देते हैं मीडिया में, लेकिन है तो गुंडा ही, पता ही है आपको। अब केसी सिन्हा जी का जनाधार नहीं था, भले ही हर स्टूडेंट, हमने भी उनके बुक पढ़ी है, स्टूडेंट्स फ्रेंड से किताब आती थी उनकी, केसी सिन्हा मैथमेटिक्स, है ना, एडवांस मैथमेटिक्स का भी आता था 10th में। तो बहुत सारे उनकी किताब हमने भी पढ़े हैं। लेकिन उनका चुनाव जीतने के लिए किताबों से ज़्यादा जनाधार की आवश्यकता पड़ती है। वो जनाधार अभी नहीं था, इसीलिए लोगों ने नहीं चुना। चुनाव से 1 महीना पहले आते हैं कि केसी सिन्हा जी आपके नेता होंगे, तो कैसे लोग स्वीकार कर लेंगे। दिल्ली थोड़ी न है, बिहार है वो, वहाँ का सारा समीकरण अलग होता है। कमज़ोर कानून प्रवर्तन और न्यायिक प्रणाली, हमारी न्यायिक प्रणाली तो पता ही है आपको किस प्रकार से है। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में अक्सर धीमी, अकुशल और भ्रष्ट प्रक्रियाओं की विशेषता होती है, जिससे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेताओं पर प्रभावी ढंग से मुकदमा चलाना, उन्हें दोषी ठहराना कठिन हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण में से एक मान सकते हैं आप। अगर अपराधी है तो उस पर जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज कीजिए, जल्द से कार्रवाई पूरी कीजिए, जेल में डालिए। अगर उसको सज़ा सुनाया जा सकता है तो उसके बाद से वो 6 वर्षों तक चुनाव ही नहीं लड़ सकता है ना, उसका तो चुनाव ही नहीं लड़ सकता है, तो वैसे ही वो ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ होता ही नहीं है। वह जीवन भर आरोपी ही रह जाता है, आरोपी होकर ही मर जाता है, फिर चुनाव लड़ता रहता है। राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट से पता चलता है कि संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किए गए अपराधों के लिए सज़ा की दर 2019 में केवल 6% थी। कोई संसद या विधायक अगर जुर्म कर रहा है तो मात्र 6% का उस पर कन्विक्शन का रेशियो है कि भाई उनको कन्विक्ट बनाया जाता है, जिस सज़ा सुनाई जाती है। बाकी 94% जो हैं वो कभी भी सज़ा नहीं सुनाए जाते हैं। अंतर्दलीय लोकतंत्र का अभाव है, दलों के अंतर्गत लोकतंत्र का अभाव है। किसी एक परिवार का दल है, 2-4 लोगों का दल है, इस प्रकार से किसी एक दल में अंतर्दलीय जो लोकतंत्र होता है, दल के अंतर्गत जो डेमोक्रेसी होती है, उसका भी अभाव होता है। भारत में कई राजनीतिक दलों में कमज़ोर आंतरिक लोकतंत्र की संरचनाएं हैं, जिससे पार्टी नेताओं की इनकी ईमानदारी पर आधार नहीं है, बल्कि चुनाव जीतने की उनकी क्षमता का आधार पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनने की अनुमति देती है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का यह अभाव नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराने की क्षमता को कमज़ोर करता है। तो ये एक बड़ा कारण माना जा रहा है। मतदाता उदासीनता और राजनीतिक जागरूकता का अभाव। कुछ मतदाता विशेष रूप से ग्रामीण और निर्धन क्षेत्र में सुशासन और कानून के शासन के दीर्घकालिक विचारों पर आपराधिक समर्थित उम्मीदवारों द्वारा प्रदान किए गए तात्कालिक लाभों को प्राथमिकता दे सकते हैं। जैसे कि भाई चुनाव से 1 दिन पहले अभी देखिए कहाँ पर गड़बड़ हुआ है। 10,000 रुपये जो दिए गए हैं वो गलत नहीं था। गलत कहाँ पर हुआ ये मैं आपको कल ही बताऊंगा। चुनाव आयोग के बारे में जब हम कल पढ़ेंगे कि निष्पक्षता पर सवाल उठ रहा है, तो संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता, खासतौर से चुनाव आयोग की निष्पक्षता को हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि सवाल पूछा जाता है इसलिए पढ़ेंगे। तो 10,000 रुपये देना गलत नहीं था, बल्कि किस प्रकार से दिया गया। फर्स्ट फेज़ के इलेक्शन से 2 दिन पहले और सेकंड फेज़ के इलेक्शन से 2 दिन पहले। तो भले ही आप कितने भी अनबाइस्ड हों, कितना भी ज़्यादा आपने सरकारी योजनाएं 5 साल से चला रखी है, लेकिन इलेक्शन से 2 दिन पहले जो आपके अकाउंट में 10,000 रुपये आते हैं, और ये भी आपके मन में रहता है कि सरकार ने बोला है 2 लाख देंगे सभी महिलाओं को, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आपको व्यापार करने के लिए, और वो भी 1,90,000 बाद में फिर से आ सकता है, तो निश्चित तौर पर आप वोट करने जाएंगे और वह प्रभावित होता ही है। लेकिन ये 10,000 रुपये जो है ना, ये 0 सीट को 200 सीटों पर नहीं ले जा सकता है, यह 100 सीटों को 200 सीटों पर ले जा सकता है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा।
ये बेसिक अंतर याद है। मुझे नहीं मतलब भाई 200 मिला 400 मिला हारे जीते, मैं आपको पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो ये भी सबसे बड़ा जो गलत हुआ है वो यही था। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अभी तो सरकार ने दिया है 10,000, लेकिन इसकी जगह पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या कोई भी बाहुबल या धन के आधार पर लोगों को लोभित करके चुनाव डलवा सकता है। इसके कारण भी राजनीतिक अपराधीकरण बढ़ता है। ओके, अब इससे जुड़े हुए सर्वोच्च न्यायालय कुछ मामले हैं, जैसे लिली थॉमस का वाद है। सर्वोच्च न्यायालय घोषणा की कि संसद या राज्य विधानसभा का कोई भी सदस्य जो किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो 2 साल या उससे अधिक की जेल की सजा भुगतता है तो उसे पद धारण करने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर आपने 2 साल से ज़्यादा का किसी केस में आपको सजा हुआ है, सजा हो गया है, कोर्ट से आदेश आ चुका है, केस चल रहा है वाला स्थिति नहीं बल्कि आदेश आ चुका है, तो आप पद धारण करने के योग्य नहीं होते हैं। मनोज नरूल बनाम भारत संघ 2014 का मामला है। लिली थॉमस बहुत फेमस मामला है, इसको जरूर याद रखिएगा। 2013 का बहुत ज़्यादा फेमस मामला है ये। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि एक व्यक्ति को केवल इसलिए चुनाव लड़ने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उस पर आपराधिक आरोप लगाया गया है। ये न्यायालय ने ही कहा है। हालांकि न्यायालय ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारने से बचना चाहिए। चुनाव आयोग को एक काम करना चाहिए, एक आदेश निकालना चाहिए कि जिस प्रकार से आप कोई चीज़ खाने का खरीदते हैं ना तो उस पर ग्रीन लगा रहता है वेज का मतलब, और रेड डॉट लगा रहता है नॉन वेज। तो उसी प्रकार से कोई उम्मीदवार है ना तो उसके चुनावी पोस्टर पर हर जगह ग्रीन और रेड लगा देना चाहिए। ग्रीन का मतलब होगा नॉन आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति हैं, और रेड लगा दो यानी कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति हैं। तो लोग वोट करने से पहले देखेंगे तो इस पर रेड डॉट लगा हुआ है। ये मैंने आपको सुझाव दिया है कि आप यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग में कि किस प्रकार से लोगों को अवेयर किया जा सकता है। तो ये अनिवार्य बना दे, है ना। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ 2019 का भी एक मामला है, जिसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड को अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल, समाचार पत्रों प्रकाशित करने का आदेश दिया कि आप अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को अपने वेबसाइट पर, सोशल मीडिया हैंडल पर, समाचार पत्रों में प्रकाशित करेंगे। न्यायालय ने ईसीआई को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि इसके लिए ढांचा आप तैयार करें कि राजनीतिक दल जो हैं वो लगातार इस चीज़ को प्रकाशित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये था कारण। अब आएंगे आगे की राह और जवाबदेही किस प्रकार सुनिश्चित की जाए। जवाबदेही के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत बनाएं, भ्रष्टाचार को कम करें, नैतिक आचरण और संस्कृति को बढ़ावा दें। लेकिन लोकतंत्र में जनता जैसी होती है वैसे ही उसके लीडर होते हैं। ठीक है, जनता भ्रष्ट है तो उसके लीडर भ्रष्ट होंगे। ठीक है, जनता अगर नैतिक है, सही है, तो उसके लीडर भी सही होंगे। यही लोकतंत्र होता है। यहीं पर आपका सारा डिबेट खत्म हो जाता है कि इसरो के साइंटिस्ट और नासा के साइंटिस्ट हार जाएंगे। तो ये निरा मूर्खता वाली बात हुई। जो जनता जिनको अपना मानेगी, चाहे वो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले को माने, चाहे वो नॉन आपराधिक वाले को मान ले, उन्हीं को जिताएगी। नो मैटर कि उसके पास में दुनिया की सारी डिग्रियां हैं या उसके पास में वह अंगूठा छाप है, ये मायने नहीं रखता है। ठीक है, इसको ज़रूर याद रखिए और थोड़ा सा तर्क शक्ति अपनी डेवलप कीजिए, ताकि आप कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कहीं पर लिख रहा है, तो उसको अपने तर्कों का आधार पर नाप सके कि कितना सही कितना गलत है। जनसुराज इसलिए नहीं हारी है क्योंकि उसके पास इशू नहीं थे। शानदार इशू उठाए हैं उसने, बहुत अच्छे इशू उठाए हैं, जनाधार नहीं था। ठीक है, आरजेडी किस लिए हारी है मुझे नहीं पता कारण, ना ही मुझे पता करना है। बीजेपी किस लिए जीती है मुझे नहीं पता है कारण, ना ही मुझे पता करना है। मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से आपको निष्पक्षता के साथ में पढ़ाई करना चाहिए और लिखना चाहिए और बोलना चाहिए। क्योंकि आप एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में आपका अगर एक थोड़ा सा भी लग गया ना इधर उधर, तो आपको नहीं भी लेते हैं। पॉलिटिसाइज व्यक्ति को तो चुनते ही नहीं है, कभी भी वो नहीं सेलेक्ट करेंगे, आपको बाहर कर देंगे, भले कितना भी अच्छा आपने लिखा हो। एक भी उनको दिख गया कि आपने किसी भी पार्टी की ज़्यादा तारीफ, किसी की आलोचना की है, तो जाइए आप, खेल ख़त्म। ख़ासतौर से यूपीएससी में तो बहुत ज़्यादा होता है ये चीज़। ठीक है,
नागरिकों और नागरिक समाज को सशक्त बनाना, लोगों को जागरूक करना, ज़मीनी स्तर पर लोगों को जागरूक करना। तो ये राजनीतिक अपराधीकरण मैंने आपको पढ़ाया है। अब इसका समाधान में आप भी कुछ इशू बता सकते हैं, जैसे लोगों को जागरूक कैसे किया जाए। तो मैंने बताया रेड डॉट ग्रीन डॉट लगा दो। जो और भी ज़्यादा गंभीर मामले जिन पर दर्ज हैं उन पर 3 बार रेड डॉट लगा दो कि भाई और भी ज़्यादा गंभीर है ये। तो इस प्रकार से रेटिंग किया जा सकता है चुनाव आयोग के द्वारा कैंडिडेट्स को। तो इसके बारे में और भी सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि क्या क्या और समाधान में हो सकता है। और मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को नहीं समर्थित हूँ, ना तो मैं समर्थन करता हूँ, ना मुझे मतलब होता है। मुझे पढ़ाना है, पढ़ाने दीजिए। कल मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, आज एक इशू पढ़ाया। कल मुझे पढ़ाना है चुनाव आयोग और उसकी निष्पक्षता और उसका बायसनेस क्या है, कहाँ पर उसके निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये मुझे कल पढ़ाना है आपको। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। पढ़िएगा अच्छे से, लिखिएगा भी।